नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं नेट्स क्राइम अब तक फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। एक डायलॉग है कि कोई आज तक मुझे पकड़ नहीं पाया। मुझे लगा था कि मैं बुरा महसूस करूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि मैंने खुद को आजाद महसूस किया। यह डायलॉग है 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई एक वेब सीरीज द सरपेंट का। इस डायलॉग को असल में पहली बार बोलने वाले शख्स का नाम चार्ल्स सोबराज था, जिसे पूरी दुनिया कुख्यात बिकनी किलर के नाम से जानती है, जो वियतनाम में पैदा हुआ और फिर पूरी दुनिया में उसने लूटपाट की अनगिनत घटनाओं को अंजाम दिया। उसने पुलिस को इतना चकमा दिया कि उसका नाम सरपिटिया सांप पड़ गया, जिसे तिहाड़ जेल की चारदीवारी भी कैद नहीं कर पाई, जिसके ऊपर तमाम किताबें लिखी गईं, फिल्में और वेब सीरीज बनाई गईं। चार्ल्स सोबराज पिछले 19 वर्षों से नेपाल की एक जेल में बंद था और अब उसके आजादी के दरवाजे खुलने जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने उसकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। तो आज हम जानेंगे चार्ल्स सोबराज की पूरी कहानी। चार्ल्स सोबराज की पूरी कहानी बताने से पहले कि कैसे उसने पुलिस को चकमा दिया और उसकी कैसे गिरफ्तारी हुई, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से वह कैसे रिहा हुआ और अब उस नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा करने का आदेश क्यों जारी किया है। लेकिन इससे पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट भी कर दें। आते हैं कहानी पर। तो बात है साल 1944 की। उस वक्त वियतनाम का फ्रांस पर कब्जा हुआ करता था और सागौन शहर में एक कपल रहता था। लड़का भारत का था और लड़की वियतनामी। वो लोग बेहद साधारण ढंग से अपनी जिंदगी बिता रहे थे और फिर उनके एक बेटे का जन्म होता है। बेटे का नाम रखा गया चार्ल्स सोबराज। चूंकि उस कपल ने अभी तक शादी नहीं की थी, तो बच्चे के जन्म के बाद पिता ने बच्चे को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया और कुछ वक्त के बाद दोनों कपल अलग हो जाते हैं। सोबराज की मां ने फ्रांस के एक आदमी जो कि सेना में एक लेफ्टिनेंट के पद पर था, उससे शादी कर ली। सोबराज की परवरिश एक ऐसे माहौल में हो रही थी जहां पर अपराध बहुत फैला हुआ था। इसका असर उस पर भी पड़ने लगा। उसकी मां ने उसे कैथोलिक स्कूल में डाला, हालांकि उसका वहां पर भी मन नहीं लगा और सोबराज अपनी किशोरावस्था से ही छोटे मोटे अपराधों में शामिल होने लगा। 1963 में सोबराज को चोरी के लिए पहली बार हिरासत में लिया गया और पेरिस के पास पोसी जेल में डाल दिया गया। वहीं पर वह अपनी पहली सजा काटने के बाद सोबराज भारत वापस लौट आता है अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए, लेकिन भारत में उसका मन नहीं लगा, तो फिर से वह पेरिस वापस लौट जाता है। इस बार फ्रांस में उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड के दो लोगों से होती है। वह उनके साथ घुलने मिलने लगा और अपराध की दुनिया में उसकी दिलचस्पी पहले से और ज्यादा बढ़ने लगी। वहीं पर उसने अपराध करके उससे बचने के तौर तरीके भी सीखे। फिर उसकी मुलाकात एक महिला जिसका नाम सांटाल था उससे होती है। एक तरफ वह अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ मिलता, दूसरी तरफ सांटाल के साथ घूमने फिरने लगा और उसी के साथ ज्यादातर वक्त बिताने लगा। कुछ ही समय में दोनों में प्यार हो गया और फिर उसने सांटाल से शादी के लिए पूछा और उसी दिन उसकी गिरफ्तारी हो गई। फिर उसे 8 महीने की जेल हुई और इन 8 महीनों तक सांटाल उसके साथ बनी रही। इससे सोबराज काफी प्रभावित हुआ और उसने जेल से छूटते ही सांटाल के साथ शादी रचा ली। सोबराज पर इस समय तक कई और साजिश के तहत केस चल रहे थे। तब तक 1970 में उसकी पत्नी गर्भवती हो चुकी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने फ्रांस को टाटा बाय बाय कर दिया। फर्जी दस्तावेजों के साथ दोनों ने फ्रांस छोड़ दिया और पूर्वी यूरोप की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में सोबराज कई पर्यटकों से मिला और उनसे दोस्ती के नाम पर लूटपाट की। यह पहली बार था जब सोबराज विदेशियों से लूटपाट कर रहा था। इन घटनाओं को अंजाम देते हुए उनसे लूटपाट करने का उसने एक और तरीका खोज निकाला जो जिंदगी भर उसके काम आया।
यह तरीका था कि वह ड्रग लेने वाले फ्रेंच और अंग्रेजी भाषी पर्यटकों से दोस्ती करता और उनसे दोस्ती का रिश्ता बनाता, और जब वह झांसे में आ जाते तो उन्हें नशीली दवाइयां खिला देता और उनका माल लूट पाट कर रफू चक्कर हो जाता। लेकिन यह लूटपाट का मामला तब और संगीन होने लगा जब उस पर हत्या के आरोप भी लगने लगे। तो वह यूरोप का चक्कर काटने के बाद अपनी पत्नी के साथ मुंबई आ गया। फिर मुंबई में उसकी बेटी उषा का जन्म हुआ और कहा जाता है इसके बाद से ही शोभराज के असल आपराधिक जीवन की शुरुआत होती है। शोभराज की छोटी मोटी चोरियां मुंबई में भी जारी थी, लेकिन उसे लगता था कि वह किसी बड़े काम के लिए बना है। और फिर 1973 में उसने एक बड़ा हाथ आजमाने की कोशिश की। मुंबई के होटल अशोका में एक ज्वेलरी शॉप थी। शोभराज की नजर उस पर कई दिनों से थी और फिर उसने वहां पर एक साजिश रची जिसमें उसने अपने आप को नेपाल का प्रिंस बताकर दुकान के मालिक के साथ गहने देखने के लिए ज्वेलरी शॉप में जाता है। और फिर वहां जाकर उसने मालिक को नशीली दवाई खिलाकर बेहोश कर दिया और वहां से गहने लेकर रफू चक्कर हो गया। फिर दुकान के और कर्मचारी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक पासपोर्ट देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत फोन करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित किया कि अगर इस नाम का कोई व्यक्ति आता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। बाद में ऐसा ही हुआ। शोभराज की एयरपोर्ट गिरफ्तारी हो जाती है और फिर बाद में शोभराज को इस मामले में जेल हुई और कुछ वक्त के बाद उसकी जेल से रिहाई हो जाती है। और फिर इसके बाद दोनों पति पत्नी काबुल और फिर इसके बाद ईरान चले जाते हैं और फिर वहां पर उन्होंने टूरिस्टों के साथ लूटपाट की, धोखाधड़ी की। इस बीच शोभराज के पास लगभग 10 देशों के नकली पासपोर्ट आ चुके थे। फिर उसने मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया और फिर वह इस्तांबुल चला गया। तो इस बीच उसकी मुलाकात अपने सौतेले भाई आंद्रे से हुई और आंद्रे ने शोभराज को ज्वाइन कर लिया और फिर यह दोनों क्राइम की दुनिया में पार्टनर बन गए। फिर दोनों तुर्की चले जाते हैं। फिर वहां पर उन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया। फिर आखिरकार वह एथेंस में पकड़े जाते हैं। शोभराज तो जैसे तैसे पुलिस को झांसा देकर निकल जाता है, लेकिन आंद्रे वहीं फंस जाता है और फिर इसके बाद वह फिर से भारत लौट आता है। फिर यहां उसकी मुलाकात अजय चौधरी नाम के एक लड़के से होती है। अजय शोभराज के लिए काम करने लगा और एक तरीके से उसका राइट हैंड बन गया। उसने टूरिस्टों को लूटने की यूनिक टेक्निक अजय को भी सिखा दी। फिर वह दोनों घूमने आने वाले टूरिस्टों के साथ बातचीत करते, उनसे घुल मिल जाते और फिर उनके साथ लूटपाट कर रफू चक्कर हो जाते। और फिर 1975 में शोभराज काठमांडू जाता है और वहां पर एक अमेरिकन और एक कनाडाई मूल की महिला यात्री की लूटपाट करते हुए उसकी हत्या कर देता है और फिर वहां से भाग निकलता है। हालांकि यह मामला उस समय तो दब गया था, लेकिन बाद में यही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। इस घटना के बाद अपराध की दुनिया में उसके चर्चे बढ़ चुके थे। फिर उस पर जब एक सिरे से एक के बाद एक सारी घटनाओं की जांच शुरू हुई तो इन सब वारदातों में एक चीज कॉमन पाई गई, वह यह थी कि जब वह विदेशी पर्यटक, जो कि ज्यादातर महिलाएं रहती थीं, वह उनके साथ लूटपाट करने के बाद उनके सारे कपड़े उतार लिया करता था और सिर्फ उन्हें अंडरगारमेंट्स में छोड़ दिया करता था और वह बिकनी में पाई जाती थी। इसलिए शोभराज अब बिकनी किलर के नाम से फेमस हो गया। और फिर 1976 में दिल्ली में एक फ्रांसीसी छात्रों का ग्रुप आया हुआ था। फिर शोभराज ने इनमें से कुछ छात्रों से दोस्ती की। जब इनका ग्रुप एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर उसने एक नशीला पदार्थ पानी में मिला दिया और फिर उसने कहा कि तुम लोगों को मैं फ्रांस का पानी पिलाता हूं, भारत का पानी तो गंदा है। वह सब उसके झांसे में आ गए और उन लोगों ने पानी पी लिया। लेकिन ग्रुप के एक लड़के को उस पर शक हो गया तो उसने शोभराज को वहीं दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पता चला कि शोभराज इन सब के पासपोर्टों को हड़पना चाहता था। फिर बाद में उसे 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया।
फिर उस पर मुकदमा चला, उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया और फिर शोभराज ने जेल में दोस्ती करके वहां पर अपनी अच्छी खासी धाक जमा ली थी। जेल के कैदियों के बीच वह मशहूर होने लगा। अपने इंटरनेशनल क्राइम के चलते वह पहले से ही वहां पर फेमस था। उसकी कहानियों के चर्चे वहां पहले से ही चल रहे थे। उसने उन सब से दोस्ती करके जेल में अपना सिक्का चलाना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि इसका जेल में इतना रौब था कि जब वह जेलर के कमरे में जाता था तो जेलर अपनी कुर्सी तक छोड़ दिया करता था, उसे बैठने के लिए ऑफर कर देता था। जेल में चार्ल्स साहब के नाम से पुकारा जाता था। समय समय पर उससे मिलने विदेशी पर्यटक भी आते रहते थे और वकीलों और पत्रकारों का तो तांता लगा रहता था, इसलिए उसका रुतबा और भी बढ़ता जा रहा था। इस जेल में उसे 12 साल काटने थे, लेकिन जब उसके 10 साल पूरे हुए तो उसने जेल में ही एक आलीशान पार्टी दी, जिसमें कैदियों के साथ जेल के कर्मचारियों को भी बुलाया गया था। उसने पार्टी में बांटे गए बिस्किट और अंगूर में नशे की दवा मिला दी। फिर शोभराज वहां से 4 साथियों के साथ भाग जाता है और कहा जाता है वह जेल से भागा ही इसलिए था क्योंकि वह चाहता था कि वह दोबारा पकड़ा जाए। उस पर जेल से भागने के जुर्म में उसे फिर से गिरफ्तार किया जाता है और उसे सजा हो जाती है, क्योंकि वह थाईलैंड प्रत्यार्पण से बचना चाहता था। और फिर 1997 में उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। तब तक थाईलैंड के बैंकॉक में चल रहे मुकदमे की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी और फिर 2003 में चार्ल्स शोभराज नेपाल वापस चला जाता है। वहां पहुंचकर अपनी अकड़ में वह प्रेस के सामने ही बात करता है, क्योंकि उसे लग रहा था अब 28 साल हो चुके हैं, अब मामला दब गया होगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ऐसा नहीं है। नेपाल की पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर लगी, उसने उसे पकड़ने के लिए सर्च अभियान चालू कर दिया। आखिरकार काठमांडू के एक कैसीनो से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर सालों पुराना मामला वापस खुल जाता है, जिसमें उस पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए यात्रा करने और कनाडा के एक नागरिक और अमेरिका की एक महिला की हत्या का आरोप था। हालांकि शोभराज ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और फिर 2004 में शोभराज को आजीवन जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन उसकी कहानी का अब भी खात्मा नहीं हुआ था। वो नेपाल में आजीवन कारावास काटते हुए भी सुर्खियां बटोर रहा था। 2008 में उसे नेपाली वकील निधा विश्वास से प्यार हो गया और उसने बाद में उससे शादी कर ली। फिर ब्रिटेन की 2 पत्रिकाओं ने उसका एक इंटरव्यू छापा, जिसमें उसने अपनी कैद से जुड़ी और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। फिर नेपाल की जेल में उसे दिल से जुड़ी एक बीमारी ने जकड़ लिया और साल 2017 में उसकी एक सर्जरी हुई थी और सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स बताते हैं कि उस समय पर उसकी हालात बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसके पैरों में काफ़ी सूजन थी, वह ढंग से चल नहीं पा रहा था और फिर सर्जरी के बाद से ही वह जेल में काफ़ी शांत रहने लगा। जेल से जुड़े कर्मचारी बताते हैं कि उसका आचरण पहले से अब बेहतर हो गया था और अब वह जेल में शांति के साथ रहता। और फिर नेपाल जेल से रिहाई के लिए शोभराज के वकील ने कई बार याचिका दायर करवाई। उसका तर्क था कि जेल के नियमों के अनुसार 70 साल से ज्यादा उम्र के नेपाली कैदियों को उनके आचरण के आधार पर रिहा किया जा सकता है। इस प्रावधान को नेपाली नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए। अब शोभराज की ख्वाहिश पूरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज सपना प्रधान मल्लार और तेल प्रसाद श्रेष्ठ के बेंच ने शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 78 वर्षीय को लगातार जेल में रखना उनके मानवाधिकारों के अनुरूप नहीं है। अगर उन्हें जेल में रखने के लिए कोई दूसरा मामला लंबित नहीं है तो ये अदालत उनकी रिहाई का आदेश देती है। सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता बिमल पांडे ने बताया कि शोभराज द्वारा जेल से रिहा होने के लिए एक याचिका दायर की गई थी कि निर्धारित अवधि से
ज्यादा समय तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। उसी आधार पर जेल से रिहा करने का आदेश नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने दिया है। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने रिहाई के 15 दिनों के अंदर उसे फ्रांस भेजने का आदेश भी दिया। 22 दिसंबर को इस मामले से जुड़ी एक और अपडेट आई कि नेपाल के जेल अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शोभराज को रिहा नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह नहीं बताया है कि उसे किस केस में रिहा किया जाना है। अगर कुछ जानकारों की मानी जाए तो उनका कहना है कि यह मामला अभी और लंबा खिंचेगा। चार्ल्स शोभराज के बाहर आने का दरवाजा इतनी जल्दी तो नहीं खुलने वाला। क्या चार्ल्स शोभराज को उसकी उम्र के आधार पर रिहा करना सही है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आज की कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ में भी वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।